आज हम पढ़ते हैं वैद्युत। वैद्युत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हर एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अब शुरू करते हैं वैद्युत। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आवेश। सबसे जो फर्स्ट है वो है आवेश, और आवेश के बारे में पढ़ने के लिए आपको इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। पहले तो मैं इंग्लिश में आवेश को बोलते हैं चार्ज। अब समझते हैं आवेश को। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा कि जैसे अपन दोनों हाथों को रगड़ते हैं ऐसे, तो अपने हाथ क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, एक तरीके से चार्ज हो जाते हैं। यानी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जो उनमें ऊर्जा संरक्षित हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से उनमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो उसको बोलते हैं आवेश। आवेश को जो है वो अपना स्मॉल क्यू से भी प्रेजेंट कर सकते हैं या कैपिटल क्यू से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और इसको सी से डिनोट करते हैं। ये होता है आवेश। उसके बाद पढ़ते हैं अपन विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ने के लिए आवेश की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने पहले आवेश पढ़ा दिया। अब देखिए, जैसे कोई ये आवेश है, ये आवेश मान लीजिए ऐसे गति कर रहा है, सरल रेखा में गति कर रहा है। यानी कि ऐसे आवेश स्वतंत्र रूप से तो गति करेंगे नहीं, तो गति करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो मान लीजिए एक तार है, उसमें एक आवेश है, वो क्या हो रहा है, गति कर रहा है। तो जब आवेश गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि परिभाषा बन गई आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह मतलब चलना, एक तरीके से दौड़ना या फ्लो होना। जैसे कोई चार्ज है, चार्ज मतलब आवेश है, वो गति कर रहा है किसी तार में या किसी माध्यम में, लोहे में, तांबे में, चांदी में, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट, ये होती है विद्युत धारा। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र अब देखिए, आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब समय, आवेश मतलब क्यू, दर जहाँ भी है समय, तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश ये हो गया, इसके प्रवाह की दर ये हो गई, दर हमेशा नीचे, ये सूत्र बढ़ गया, आई बराबर क्यू अपॉन टी। मात्रक देख लीजिए इसके, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। ये हो गया विद्युत धारा का एक मात्रक। दूसरा मात्रक होता है एम्पियर, बोलते हैं उसका। ये दो मात्रक विद्युत धारा के हो गए। विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, एमीटर में। इसको मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए धारामापी, एक तो धारामापी का यूज किया जाता है और एक किया जाता है गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा को धारामापी या गैल्वेनोमीटर से नापते हैं तथा इसको एमीटर से ज्ञात करते हैं। इनके मात्रक ये दो हो गए। ये हो गई अपनी विद्युत धारा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं विभवांतर। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये छोटे टॉपिक मिलकर एक बड़े टॉपिक का निर्माण करेंगे, देखना आगे।
अब विभवांतर है, विभवांतर क्या होता है? जैसे कोई आवेश है, एक तरीके से चार्ज या आवेश। अब मान लीजिए इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। मान लीजिए तार है, ये तार है एक तरीके से, वायर, तार को इंग्लिश में बोलते हैं वायर, ठीक है। ये तार का ए बिंदु है और ये तार का बी बिंदु है। अब ये आवेश है, इस आवेश को यहाँ तक ले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से उठा के कहाँ ले गए, यहाँ। आवेश यहाँ था, इसको उठा के यहाँ ले गए, तो इसको यहाँ ले जाने में कोई कार्य करना पड़ेगा। हमने कार्य पढ़ा है, इसमें मान लीजिए इसको यहाँ ले जाने में W कार्य करना पड़ता है। कार्य स्पेलिंग वर्क होती है तो W। तो किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर V बराबर W/Q, ये सूत्र बन गया। इसकी परिभाषा बनाओगे तो परिभाषा से बनती है, यानी कि Q बराबर 1 कूलाम ले लें अपन, आवेश का मान 1 कूलाम ले ले तो V बराबर क्या हो जाता है, W हो जाता है। यानी कि एकांक आवेश को, एकांक मतलब एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर के तुल्य होता है, विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। एक दूसरा मात्रक है, ये है W/Q, उसमें कार्य का मात्रक हो गया जूल और आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। दूसरा मात्रक ये है और एक मात्रक। विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापा जाता है। विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे विद्युत विभव। अब देखिए, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। विभवांतर में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना पड़ता है, जबकि विभव में जो आवेश होता है वो कहां से लाना पड़ता है, अनंत से लाना पड़ता है। यानी कि अगर हम इस बिंदु को अनंत मान लें तो विद्युत विभव की परिभाषा ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है। यानी कि जैसे कोई Q आवेश है और ये अनंत पर स्थित है। कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। ये अनंत पर स्थित है तो इसको अनंत से एक बिंदु तक लाएंगे, स्पेस में अनंत में, इसको एक बिंदु पर लाएंगे, यहाँ पे लिया है। तो जो किया गया जो कार्य होता है वो होता है विद्युत विभव के बराबर होता है। यानी कि एक तरीके से विभवांतर की तरह ही होता है विद्युत विभव, बस में फर्क ये होता है कि इसको अनंत से लाना पड़ता है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना पड़ता है। तो विद्युत विभव V बराबर W/Q। एकांक धनावेश को अनंत से Q बराबर अपन 1 कूलाम रखें तो V बराबर क्या हो जाएगा, W। यानी कि एकांक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विद्युत विभव के बराबर होता है। इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है, मात्रक विभवांतर के बराबर ही होगा। तो ये है। अब हो गया अपना आवेश, हो गया विद्युत धारा, हो गई विभवांतर, हो गया विभव, हो गया। अब पढ़ते हैं अपने नियम, इसको बोलते हैं ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ ओम। ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। कैसे, देखिए जैसे कोई तार है, ठीक है, तार मीन्स वायर। किसी चालक तार, एक चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली, एक तरीके से ये मान लो आप चालक तार के सिरों पर विभवांतर से समझते हैं।
जैसे चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, जो विभवांतर उत्पन्न होता है, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा है आई, उसके समानुपाती होते हैं, यानी कि V समानुपाती I। ये है ओम का नियम। यानी कि कोई भी चालक तार है उसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, वो उसमें जो करंट उत्पन्न होगी, वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब इस समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है हमेशा, तो वो नियतांक आता है R ले लिया। ये सूत्र बन गया V बराबर RI। जो R होता है इसको बोलते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, यानी कि एक तरह से विरोध, अपन पढ़ते हैं ना। अब प्रतिरोध के बारे में अपन चर्चा करेंगे, इससे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ से धारा क्या निकल जाएगी, वोल्टेज क्या निकल जाएगा, वो निकाल लेते हैं। वोल्टेज तो निकल गया R इंटू आई, और धारा हो गई I बराबर V बटा। अब अपन प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध के बारे में पढ़ने के बाद फिर से अपन धारा और इसके वोल्टेज के अपने आप मात्रक पता चल जाएंगे। तो अपन पढ़ते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है जो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, यानी कि जो धारा बहती है उसको बहने से रोकता है, उसके मार्ग में बाधा डालता है, वो होता है प्रतिरोध। जैसे चालक है, कोई तार मान लीजिए, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित होती है, इसके मार्ग में जो बाधा डालता है वो होता है प्रतिरोध। यानी कि जैसे अपन 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करेंगे तो 8 एम्पियर धारा ही प्रवाहित होने देगा, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। यानी कि 2 एम्पियर को ये समाप्त कर देगा। इसलिए प्रतिरोध धारा के, जो धारा प्रवाहित होती है उसका क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। अब अपन ने पढ़ा है सूत्र V बराबर IR। यहां पर वोल्टेज का मात्रक आ जाएगा, I का हो गया एम्पियर और R का हो जाएगा ओम। ये वोल्टेज का मात्रक हो गया, और I का मात्रक यहां से निकाल लेंगे अपन। I बराबर क्या होता है, V बटा R हो गया। तो V का मान हो गया वोल्ट, R का मान हो गया ओम। ओम को देखो ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ये ओम का चिन्ह होता है। ओम को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, कई बार हिंदी में लिखा मिल जाता है, कई बार ऐसे मिल जाता है। तो ये अपने मात्रक निकालिए रेजिस्टेंस की सहायता से, प्रतिरोध की सहायता से। अब देखिए अपन प्रतिरोध के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, किसमें क्या क्या गुण पाया जाता है। उससे एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा। देखिए 2 याद रखना नियम प्रतिरोध के। किसी भी चालक तार है, जैसे कोई चालक तार है, ठीक है, और इसकी लंबाई है L, ठीक है, और ये थोड़ा सा इतना मोटा ले लीजिए, इससे क्षेत्रफल इसका थोड़ा दिखेगा। चालक तार है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है A, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। लेंथ हो गई, ये लंबाई हो गई। कोई चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है और एरिया A है, क्षेत्रफल A है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है किसी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि जो R है प्रतिरोध, वो किसी चालक तार की, फर्स्ट पढ़ रहा है, किसी चालक तार की लंबाई के समानुपाती हो गया।
यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और समानुपाती है। दूसरा, प्रतिरोध जो होता है वो किसी चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रतिरोध के दो गुण याद रखने हैं। इन दोनों को मिलाने पर अपन ऐसे लिख सकते हैं आर एल अपॉन ए, नीचे रह गए और एल पर हो गया। अब इस समानुपाती को उठाएंगे तो एक नियतांक आएगा और नियतांक देखते हैं क्या आता है, आर बराबर रो एल अपॉन। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं रो, हिंदी में रो। ये एक नियतांक है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता। अब देखिए यहां से अपन एक नियम बनाते हैं, यहां बना लेते हैं। ये सूत्र निकल गया है अपने पास, आर बराबर रो एल अपॉन ए। अब समझते हैं अपन दो वायर लेते हैं, दो तार लेते हैं या दो चालक लेते हैं। मान लीजिए एक तो ले लिया ये, ठीक है, और एक ले लिया ये। इसकी लंबाई है L1 और इसकी लंबाई है L2। इसका क्षेत्रफल है A1, ये जो क्षेत्रफल है पूरा, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है A2। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल A2 हो गया और इसका क्षेत्रफल A1 हो गया। यहां देखो जब अपन लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो लंबाई इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, और इसकी लंबाई कम है। तो लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो इसकी लंबाई ज्यादा है तो इसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसकी लंबाई कम है तो इसमें प्रतिरोध कम होगा। ये हो गया लंबाई के कारण। तो लंबाई का इफेक्ट पड़ गया, लंबाई का इफेक्ट पड़ लिया। अब पढ़ेंगे क्षेत्रफल का इफेक्ट। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल है कम, एरिया बहुत कम है इसका, तो एरिया कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, एरिया अगर कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एरिया इसका कम है तो इसमें प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका एरिया ज्यादा है, एरिया अगर ज्यादा होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो ना, एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका जो एरिया ज्यादा हो गया तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम, प्रतिरोध अपने आप कम हो गया। तो ये प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों चालकों में धारा कौन से में ज्यादा बहेगी और कौन से में कम बहेगी। तो आपको पता है प्रतिरोध ज्यादा होता है तो धारा कम बहती है, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का ज्यादा विरोध करेगा, विरोध ज्यादा करेगा तो धारा कम बहेगी। तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें धारा क्या होगी, कम होगी, धारा कम होगी। इसमें प्रतिरोध कम है तो इसमें धारा ज्यादा। अपन ऐसे पता कर सकते हैं, यानी कि लंबाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा बहेगी, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा बहेगी। ये रूल है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है ओम का नियम। तो ये हो गए अपने वैद्युत के जो धारा के है वो
ओम का नियम हो गया, धारा हो गई, वोल्ट हो गया, चार्ज हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आपको पढ़ाएंगे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन और जो भी वैद्युत के बारे में टॉपिक बच रहा है उनको भी अपन कवर कर लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।